नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, आपके साथ आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 1 यूनिट 8 जो कि शोध के लिए नारीवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये नारीवादी दृष्टिकोण चूँकि आजकल आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो यूनिट 8 या अन्य यूनिट्स हैं, खंड 1 की, जो कि सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के संबंधित है, तो आपने देखा होगा विभिन्न-विभिन्न प्रकार की अनुसंधान पद्धतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, समाज को समझने के लिए, समाज की एक रूपरेखा को, समाज की वास्तविकता को समझने के लिए, परखने के लिए। उसी में एक ऐसा पहलू था जिसके बारे में पूर्व के समाजशास्त्रियों ने खास करके समाजशास्त्र के उद्भव के टाइम से ही देखा जाए, तो उस समय से उस चीज़ को इग्नोर किया गया, इसको नकारा गया, उसके अस्तित्व को नकारा गया, जो था नारीवादी पहलू को। बाद में अ, 1970 और 1980 के दशक में एक ये नारीवादी जो दृष्टिकोण था, ये बहुत उद्भव बहुत विस्तृत रूप में दुनिया के सामने निकल कर आया। अब हम समझते हैं ये नारीवादी दृष्टिकोण क्या है और नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति कैसे हुई? खास करके जब सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों की बात की जाती है या सामाजिक अनुसंधान को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की बात की जाती है। तो लगभग 20वीं शताब्दी तक समाजशास्त्रियों ने समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जो लिंग है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। लैंगिक अध्ययन को ध्यान में नहीं रखा था। लिंग का अध्ययन 1970 के दशक में शुरू हुआ, यानी लैंगिक विषय को शामिल करने के लिए। 1970 के दशक से पहले लैंगिक अध्ययन पर बहुत कम या कोई काम नहीं होता था। 1970 के दशक से पहले विभिन्न विचारकों द्वारा समाज के अध्ययन में लिंग को मुख्य धारा में नहीं रखा गया था। यह लगभग वैसा ही था मानो समाज का गठन केवल पुरुषों द्वारा किया गया हो और पुरुषों के लिए किया गया हो। अन्य लिंगों को या अन्य पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाता था, ना उसको महत्व दिया जाता था। यह माना गया कि समाज में पुरुषों के किसी भी अध्ययन में स्वचालित रूप से महिलाएं शामिल होती थीं। ऐसा माना जाता था कि जैसे महिलाओं का अध्ययन अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पुरुष का अध्ययन हो रहा है, वहाँ महिलाएं अपने आप शामिल हैं। परंतु यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। चाहे समाज के लैंगिक पहलुओं के संदर्भ में संस्थाएँ या उनके भूमिकाएँ रही हों, वो अनक्वेश्चन्ड थी। किसी ने कभी इस बात पर प्रश्न नहीं उठाया कि पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के पक्ष को या नारीवादी पहलू को भी ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है? ख़ास करके जब बात आती है सामाजिक अनुसंधान की, सामाजिक वास्तविकता को समझने की। तो इसके अलावा लिंग को चीज़ों के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा माना गया। जो पूर्व के समाजशास्त्री थे और अध्ययनकर्ता थे, उन्होंने लैंगिक विषय को प्राकृतिक क्रम का हिस्सा माना। इससे पुरुषों के अध्ययन में लिंग अदृश्य हो गया, यानी कि जब पुरुषों की बात आती थी तो और जो लिंग मौजूद होते थे, चाहे स्त्रीलिंग हो या और तरह की जो लिंग की व्यवस्था, वो सब अदृश्य हो जाते थे, वो नेग्लिजिबल हो जाते थे। नारीवादी पद्धति के उद्भव ने समाज के अध्ययन के इस तरीके को चुनौती दी। जब नारीवादी पद्धति का उद्भव हुआ, तो जो पूर्व में स्थापित ये पद्धति थी, जिसमें केवल पुरुषवादी अध्ययन को पुरुषवादी समाज पर जोर दिया जाता था और नारीवादी या अन्य जो लैंगिक पक्ष हैं, उनको इग्नोर किया जाता था, उसको चुनौती दी। अब बात आती है कि अगर हम ये विवाद अगर देखें कि नारीवादी दृष्टिकोण का जो उद्भव हुआ, वो किस विवाद के अंतर्गत, किन चीज़ों के अंतर्गत हुआ, तो हम पाते हैं कि इसकी उत्पत्ति समाजशास्त्र की उत्पत्ति से सीधे जुड़ी हुई है। जब हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के इतिहास में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि अगस्त कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने ही इसका बीजारोपण किया और सबसे पहली अध्ययन पद्धति अगर कोई है, जो सामाजिक वास्तविकता को समझने की बात करती है, सामाजिक घटनाओं को समझने के पर जोर देती है, वह है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अगस्त कॉम्टे जो फ्रेंच समाजशास्त्री थे, जो पितामह थे समाजशास्त्र के, सामाजिक विज्ञान के, उन्होंने ही सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल की चर्चा की और उसको जस्टिफ़ाई किया।
तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि प्रारंभिक चरणों में या सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा की आलोचना के रूप में उभरा। शुरुआत में जब हम नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो पहला ऐसा दृष्टिकोण था प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, पॉजिटिविस्टिक व्यू जिसको आप लोग जानते हैं, वो उसके विरोध में, उसकी आलोचना में इस नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई। और क्यों क्यों इसका विरोध किया गया? क्योंकि इसने उस तरीके पर सवाल उठाया जिस पर प्रत्यक्षवादियों द्वारा लिंग को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया था, अध्ययन किया गया और प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के अधिकांश पहलुओं में लैंगिक दृष्टिकोण शामिल है। वो प्रत्यक्षवादी हमेशा ये बात कहते थे कि कोई अलग से लैंगिक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सबको उसमें हर समाज के हर पहलू में लैंगिक अध्ययन या लैंगिक पहलू शामिल होता है। नारीवादी पद्धति के समर्थकों ने एक ऐसी पद्धति के लिए तर्क दिया जो समाज के लैंगिक पहलुओं को ध्यान में रखे। अब बात आती है कि नारीवादी पद्धति में व्यापक विषय, उसका मुख्य सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है या उसको मुख्य विषय क्या है, वो किस पर जोर देता है, वो समझना जरूरी है हमारे लिए। नारीवादी पद्धति का उद्भव उन अनुसंधान विधियों के खंडन के रूप में हुआ जो प्रत्यक्षवादी थी, जो मूल तटस्थ मानी जाती थी। पहला तो कारण ये था कि जो प्रत्यक्षवादी पद्धति थी, जो अपने आप को मूल तटस्थ मानती थी, उस पद्धति के विरोध में, उसके आलोचना में नारीवादी पद्धति का जन्म हुआ। तो पूरा उसका उद्भव, उसका विकास इसी के इर्द-गिर्द है। दूसरी बात आती है, जो समाज का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, इस पर बहस होती रही है, जाहिर-सी बात है। इन बहसों में समाज को एक जीवित अनुभव के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता और वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता भी शामिल है। यानी नारीवादियों का यह भी कहना ज़रूरी था उस बहस में आने के बाद कि समाज को एक जीवित अनुभव के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता और वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता भी शामिल है। तो ये दो कारण थे जिनकी वजह से नारीवादी जो अध्ययन पद्धति है या दृष्टिकोण है, जो समाज को समझने का अध्ययन पद्धति है, उसको उसका उसका उद्भव हुआ। अब बात आती है पॉजिटिविस्टिक व्यू क्या है, पॉजिटिविस्टिक दृष्टिकोण या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत करने का श्रेय अगस्त कॉम्टे पितामह जो समाजशास्त्र के हैं उनको जाता है, और उसके बाद एमाइल दुर्कheim जो कि फ्रेंच समाजशास्त्री हैं उनको जाता है। इन दोनों ने ही जब अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति के इस्तेमाल करने की आधारशिला रखी, तो अगर ये माना जाए कि उस आधारशिला पर एक बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, एक इमारत का निर्माण करने के लिए या उस अध्ययन पद्धति को आगे विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो एमाइल दुर्कheim को जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा एमाइल दुर्कheim के तमाम तरह के उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, मेथोडोलॉजी बताई है, सोशल फैक्ट की थियरी दी है, वो इसी के अंतर्गत था। अब बात आती है, प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाजों के अध्ययन के लिए सार्वभौमिक नियम और कानून बनाने की दृष्टि से काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो इतिहास है उत्पत्ति का, वो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव अगस्त कॉम्टे के ऊपर पड़ा था वो न्यूटोनियन फिजिक्स का पड़ा था। यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी न्यूटन के, उसका पड़ा था। तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे, नाम रख रहे थे, उस समय भी उन्होंने समाजशास्त्र के पहले जो नाम रखा था उसका नाम रखा था सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिक शास्त्र। हालाँकि बाद में बहुत आलोचना हुई और कहा गया कि जब फिजिक्स ही नाम रखना है तो वो सोशल साइंस कैसे होगा, वो फिजिक्स ही ना हो। तो इस तरह से उन्होंने उन आलोचनाओं को संज्ञान में लिया और ये कहा नहीं ठीक है, नाम में थोड़ा-सा परिवर्तन होना ज़रूरी है, और बाद में उसका नाम उन्होंने समाजशास्त्र रखा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की शुरुआत या दृष्टिकोण की शुरुआत करें तो ये हमारे समाजशास्त्र की उत्पत्ति से ही उसको देखा जा सकता है। अब यहाँ बात आती है कि प्रत्यक्षवादियों ने समाजों के अध्ययन के लिए सार्वभौमिक नियम बनाने की बात करी, यूनिवर्सल लॉज की बात करी। जैसे कि फिजिकल साइंसेज में, जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में जो नियम हैं, प्राकृतिक नियम हैं, नेचुरल लॉज हैं, उसी की भांति समाज के अध्ययन के लिए भी नियम बनाने की, खास करके सार्वभौमिक नियम बनाने की बात जो है वो प्रत्यक्षवादी लोग कहते थे कि क्यों ना हम सीधे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का इस्तेमाल ही हम समाज के अध्ययन के
के लिए करें। तो इस तरह से प्रत्यक्षवादियों का जो शुरुआत में जो उनके उनके विचार थे, खास करके समाज को अध्ययन करने के लिए, उस प्रकार थे। सामाजिक संरचनाओं को प्राकृतिक दुनिया के तुलनीय के रूप में देखा गया। यानी वो मानते थे जिस तरह से नेचुरल वर्ल्ड है, उसी तरह से हमारी सामाजिक संरचना भी है। तो हम क्यों ना प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का इस्तेमाल करके ही समाज का अध्ययन करें। उनका मानना था, इनका प्रत्यक्षवादियों का प्रमुख जोर वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता पर ध्यान केंद्रित करना था। उनका मानना था कि वो तटस्थ, निष्पक्ष तरीके से समाज का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे एक रसायन या जीव विज्ञानी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या पशु प्रजाति का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से जो जो प्रत्यक्षवादी पद्धति है, दृष्टिकोण है, वह समाज के पहलुओं को, समाज की वास्तविकता का भी अध्ययन कर सकता है। अब यहाँ पर ये डिबेट, एक अगर आपको ध्यान हो कि जब समाजशास्त्र में अध्ययन पद्धति की बात आती है तो एक डिबेट, एक कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, एक संघर्ष, आपस में मतभेद की बात आती है समाजशास्त्रियों के बीच में। और एक स्टेटमेंट इसमें कहा जाता है, वो डिबेट क्या है? वो डिबेट ये है कि कहा जाता है कि क्या समाज विज्ञान या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या एक कला है? और इस डिबेट में दो तरह के व्यू पॉइंट आते हैं। पहला व्यू पॉइंट आता है जो प्रत्यक्षवादियों का है, जो पहली ऐसी अध्ययन पद्धति मानी जाती है प्रत्यक्षवादी, जो कि समाज विज्ञान के समाज को अध्ययन करने के लिए उद्भव हुआ उसका। तो वो पहला तर्क ये देते हैं कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों की तरह चूंकि किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान की भांति है, तो वैज्ञानिक पद्धति का भी इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क आता है, अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे कारण गिनाए गए लोगों के द्वारा और इस प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं की गई, क्योंकि बहुत सारा अंतर पाया जाता है सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु में, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति में, सामाजिक विज्ञान के थियरीज में और तमाम पहलुओं में प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा। तो इन आधारों पर लोगों ने, खास करके कुछ समाजशास्त्रियों ने, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। खास करके आलोचना का मुख्य केंद्र ये था कि सामाजिक विज्ञान पद्धति जो है, उसकी जो विषय वस्तु है वो काफी जटिल है प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा। प्राकृतिक विज्ञानों में हम जीवित जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो जीव होता है, यानी जीवित पक्ष का अध्ययन करते हैं, मतलब निर्जीव का अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ कि अगर आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो हम पदार्थ की स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, पंखे की स्टडी करते हैं, धरती की, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब समाज विज्ञान की बात आती है, समाज विज्ञान के विषय वस्तु की बात आती है, तो हम उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य लिविंग एक सामाजिक प्राणी है, जो लिविंग है, तो उसका जो नेचर है वो बदलता रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर रखता है, वो परिवर्तनशील प्रवृत्ति का होता है। लेकिन वस्तुएं अपना अपना नेचर नहीं बदलती हैं। वस्तुएं, चाहे वो पंखा हो, उसका काम है चलना, तो वो चलता है, बिजली मिलेगी तो वो चलेगा। लेकिन इंसान को भूख नहीं भी लगी है तो भी खाना खा सकता है, इंसान को प्यास नहीं लगी है तो भी पानी पी सकता है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु काफी जटिल है। तो ऐसी जटिल विषय वस्तु के साथ प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का इस्तेमाल करना कहीं से जायज नहीं था। इसी बात पर आलोचना की जाती थी प्रत्यक्षवादियों की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तर्क दिए गए जिसमें कहा गया कि मूल तटस्थता की तो बात करते हैं, लेकिन मूल तटस्थता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति कोई प्रयोगशाला हमारे पास नहीं होती। हम विषय वस्तु के नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हम मूल तटस्थता को हासिल नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि तमाम आलोचनाओं से प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई, और खास करके इस आलोचना का जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वेबरवादी दृष्टिकोण को, जिसको मैक्स वेबर, एक जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी आलोचना की, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। मैक्स वेबर जैसे अन्य लोग प्रत्यक्षवादियों के आलोचक थे। वेबर ने समाजों का अध्ययन व्यक्तिपरक व्याख्या एवं वस्तुहन की विधि से किया। उनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति समाजों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है।
उनके लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन इस अर्थ में मूल्य मुक्त था कि इसकी तर्क संगतता सामाजिक वैज्ञानिकों के समुदाय और उस समय प्रचलित संस्कृति द्वारा परिभाषित की गई थी। उनका मानना था कि जो जो बात ये कहते हैं कि वो मूल्य मुक्त यानी वैल्यू न्यूट्रल स्टडी करता है प्रत्यक्षवादी पद्धति, वो ऐसा नहीं है। मूल्य मुक्त इस अर्थ में होता है कि इसकी तर्कसंगतता सामाजिक वैज्ञानिकों के समुदाय और उस समय प्रचलित संस्कृत द्वारा परिभाषित होती है। मैक्स वेबर का मानना था कि हर वो चीज जो समाज में स्थित है उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो समझ है, वो संस्कृति द्वारा परिभाषित की जाती है, समाज द्वारा परिभाषित की जाती है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है। तो इसलिए वो मूल तटस्थ तो हो, इस मायने में मूल तटस्थता हो सकती है, लेकिन वेबर के लिए शोध के लिए विषय वस्तु का चुनाव मूल्य मुक्त नहीं था। हालांकि एक बार चुनाव हो जाने के बाद उनका मानना था कि हम बहुत वैल्यू न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव विषय वस्तु का चुनाव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहते थे समाज विज्ञान में एक बार अगर चुनाव हो जाता है, उसके बाद हम वैज्ञानिक अध्ययन को, उस अध्ययन को, समाज विज्ञान के अध्ययन को हम अपने तरीकों के माध्यम से, अपने उपायों के माध्यम से वैल्यू न्यूट्रल बना सकते हैं। वेबेरियन अर्थ में शोध के लिए चुनी गई विषय वस्तु शोध के प्रचलित मानदंडों से प्रभावित होती है, ऐसा वेबर का मानना था। वेबर ने ये कहा था कि हम सामाजिक विज्ञान की वास्तविकता को समझने के लिए उसकी सामाजिक वास्तविकता को पूरी तरह से तो नहीं समझ सकते, संपूर्ण में 100% तो नहीं समझ सकते, लेकिन सामाजिक विज्ञान की वास्तविकता को, समाज की वास्तविकता को हम समझने के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि कुछ तरीके अपना करके हम अगर प्रत्यक्षवादी पद्धति का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी हम कुछ तरीके, कुछ उपाय को अपना करके हम अपने सामाजिक अध्ययन को ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा मूल्य मुक्त बना सकते हैं। उसमें उन्होंने एक तरीका बताया था, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसको आप भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कभी शोध करने का मौका मिले समाज में तो उसको जरूर उपयोग करिएगा। मैक्स वेबर ने यह बात कही थी कि जैसे मान लीजिए आप कोई शोध कर रहे हैं तो फील्ड में जाने के पहले जब आप अपना रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो उसी में इस बात का निर्धारण करने की कोशिश करिए कि किन किन स्तरों पर, किन किन पक्षों में आप जब पहुंचेंगे तब आपके 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 मूल्य मूल्य जो यानी बायस होने के आपके चांस ज्यादा होंगे। मूल्य मुक्त समाज, मूल्य मुक्त अध्ययन बनाने में आपको कठिनाई होगी। तो उन पक्षों को, उन स्टेजों को आप नोट कर लीजिए। जैसे उन्होंने एक बात कही कि जैसे जब सामाजिक शोधकर्ता फील्ड में जा करके तथ्य संकलन करता है, डेटा कलेक्ट करता है, तो उस समय जब वो व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति की जाति, जिसका रिस्पोंडेंट है, जो हमारा उत्तरदाता है, उसकी जाति, धर्म, उसके लिंग से प्रभावित होकर के, उसके क्षेत्र से प्रभावित होकर के कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट कर ले कि वो मूल्य मुक्त ना हो, वो वैल्यू लेडेड हो, वो अपने विषय से आसक्त हो जाए उसमें। तो वहां पर हमको ध्यान रखना है कि कहां पर ऑब्जेक्टिविटी कम होने के चांस है, उसको नोट करना जरूरी है। तो उन जगहों को, उन पॉइंट्स को अगर हम नोट कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे शोध को भटकने का डर है, वो वैश्विकता उसमें आ सकती है, इस पॉइंट को नोट किया जाए और जब हम उसको ऐसा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे तो हमको याद रहेगा कि यहाँ पर हमको भटकना नहीं है, हमको वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। यानी हमको अपनी जो अध्ययन पद्धति है उसमें अपनी विषय की आसक्ति है, यानी जो मूल्य उन्मुखता है, उसको हमको दूर रखना है, हमको न्यूट्रल रहना है, कोई पक्षपाती नहीं होना है। तो इस आधार से, इस प्रकार से हम बिना प्रत्यक्षवादी पद्धति का इस्तेमाल किए भी सामाजिक विज्ञान में हम मूल्य मुक्त अध्ययन को संपन्न कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने सबसे पहला विरोध करने की कोशिश की, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की। इसके अलावा वेबर का मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान का संस्करण
अब यहाँ पर बात आती है कि नारीवादी जो दृष्टिकोण थे, नारीवादी जो लोग थे, अनुसंधान पद्धति के लोग थे, उनका मानना था कि मैक्स वेबर भी अपने मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान का जो संस्करण है उनका, वो भी त्रुटिपूर्ण है, वो भी सही नहीं है। वेबर के भी जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो दृष्टिकोण है वो भी सही नहीं है। नारीवादियों ने तर्क दिया कि शोधकर्ता की ऑन्टोलॉजी शोध के विषयों की पसंद को निर्धारित करती है। चूंकि शोध में लिंग लगभग अदृश्य था, लगभग ना के बराबर था। इसका मतलब यह था कि सामाजिक विज्ञान की ज्ञान मीमांसा स्वयं एक गलत मूल्य मुक्त आधार पर आधारित थी। यानी जो ज्ञान मीमांसा ही है वो खुद ही अपने आप में गलत आधार पर बनी हुई है। तो सामाजिक, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, तो सामाजिक क्रिया की व्याख्या भी शोधकर्ता और शोध विषय द्वारा साझी की गई वास्तविकता के इस त्रुटिपूर्ण संस्करण पर आधारित है। यानी उनका मानना था कि जो सामाजिक क्रिया है उसकी जो व्याख्या हुई है वो शोधकर्ता यानी रिसर्चर और रिसर्च जो शोध विषय है, रिसर्च टॉपिक द्वारा साझी की गई एक शेयर्ड वास्तविकता है, यानी एक साझी की गई वास्तविकता है, जो कि भी जो इसका संस्करण है वो भी त्रुटिपूर्ण है। नारीवादियों का ऐसा मानना था मैक्स वेबर के दृष्टिकोण के बारे में भी। अब बात आती है कि नारीवादी जो दृष्टिकोण था उसकी आलोचना का एक पहलू और था जिसको हम कहते हैं एंड्रोसेंट्रिक पद्धतियां, एंड्रोसेंट्रिक यानी पुरुष प्रधानतावादी जो पद्धतियां थी उसकी आलोचना नारीवादियों ने की थी। नारीवादी पद्धति समाज के इस दृष्टिकोण की आलोचना करती थी। समाज में प्रगति का श्रेय तर्कसंगत मानवीय सोच के विकास को दिया गया। बाय डिफॉल्ट जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी, वो यह मान लिया गया था कि मनुष्यों का प्रतिनिधित्व पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यह मान लिया गया कि मनुष्य और समाज के विकास में योगदान देने वाले लोग पुरुष और उनका भाईचारा था। ऐसा नारीवादियों का एंड्रोसेंट्रिक पद्धति जो थी, जो पुरुष प्रधान पद्धति थी, उसके बारे में मानना था कि समाज में पुरुष को ही पूरे समाज का नेतृत्व करता और उसी में सब कुछ समाहित होना, ऐसा माना गया। उनके पास लिंग से जुड़े हुए मुद्दों पर कहने के लिए बहुत कम था, ना ही उनके पास महिलाओं पर इन परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में कुछ कहने के लिए था। प्रगति और विचार का सार्वभौमिक विचार केवल मनुष्यों के ब्रह्मांड तक ही सीमित था। यानी मनुष्य का कहने का मतलब पुरुषों के ब्रह्मांड तक ही सीमित था। जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे यूनिवर्सल व्यूज हैं, उनको केवल मनुष्यों के ब्रह्मांड तक ही सीमित माना गया। यानी केवल पुरुषों के, मनुष्यों का यहाँ कहने का तात्पर्य था पुरुषों के, स्त्रियों को तो उसमें जगह ही कहीं नहीं दी गई थी। ठीक है ना। तो ऐसा नारीवादियों का मानना था। अब बात आती है मूल्य मुक्त निष्पक्षता पर जोर देने के लिए जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। 19वीं सदी में तर्क संगतता अनुभववाद के प्रभुत्व में वस्तुनिष्ठता का झूठा आधार था। 19वीं शताब्दी में माना जाता है कि जो प्रत्यक्षवादी पद्धति थी या एंड्रोसेंट्रिक पद्धतियां जो थी, उनका मानना था कि वो ज्यादा तर्क संगत हैं, ज्यादा अनुभववादी हैं, इंपिरिकल हैं। इंपिरिकल का मतलब अनुभवात्मक अध्ययन पर जोर देने की बात करती हैं। वो जो उनका प्रभुत्व था वो वस्तुनिष्ठता जो उनकी थी, जो ऑब्जेक्टिविटी की जो बात करते थे, उसका आधार ही झूठा था, ऐसा नारीवादी दृष्टिकोण का मानना था। अनुसंधान से बाहर उनको रखा गया था, महिलाओं को तो अनुसंधान एकदम बाहर ही रखा गया था। उस समय के प्रमुख विचारकों के महिलाओं के बारे में जो विचार थे वो पक्षपातपूर्ण थे। जीन जैक्स रूसो और कांट जैसे विचारकों ने महिलाओं को कमजोर लिंग माना, एक दोयम दर्जे का लिंग माना, उनको पक्ष माना। महिलाओं को सत्य, तर्क संगतता और विज्ञान के दूसरे पक्ष पर रखा गया था। इस तरह के विचार और विशेषज्ञता के संस्थाकरण का मतलब यह भी है कि समाज का यह दृष्टिकोण वैध और आधिकारिक बन गया है। यानी नारी के बारे में, नारी लिंग के बारे में ये जो संस्थागतकरण कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाकरण कर दिया गया इस बात का कि जो नारी है वो दोयम दर्जे की है। तो ये जो दृष्टिकोण था उसको आधिकारिक बना दिया गया, उसको ऑफिशियल, उसको फॉर्मल संस्थानीकरण उसका हो गया समाज में। नारीवादियों ने तर्क दिया कि यह केवल एक कथित निष्पक्षता थी,
कहने भर के लिए निष्पक्षता थी, ये निष्पक्षता तो थी ही नहीं, ये तो बायसनेस थी और मूल मुक्त शोध का गठन नहीं करती थी। क्योंकि जब मूल मुक्त शोध की बात की जाती है, वैल्यू न्यूट्रल सोशल स्टडी की बात की जाती है या रिसर्च की बात की जाती है, तो ये सही नहीं है, ये मूल्य मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि नारीवादियों ने प्रत्यक्षवादी पद्धति, प्रत्यक्षवादी विज्ञान की जो अपनी कसौटियां थी उनकी आलोचना, प्लस उसके बाद जो मैक्स वेबेरियन यानी वेबेरियन जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना, जिन्होंने प्रत्यक्षवादियों की आलोचना की थी। तो इस तरह से नारीवादियों का मानना यह था कि जैसा कि अगर आप जिन जिन पारंपरिक समाजों की बात करते हैं, भारत जैसे समाज की बात करते हैं, तो नारियों को दोयम दर्जे का माना गया, नारियों को उनकी आधी आबादी है लेकिन आधी आबादी के हिसाब से उनको वो हक नहीं दिए गए, वो हुकूक नहीं दिए गए। तो इसका तात्पर्य यह आता है कि कहीं ना कहीं नारियां हाशिए पर रही हैं। और 1970 के पहले के दशकों में इस बात तो नारियों के महत्व को, नारियों के योगदान को तो नकारा ही गया, उनको कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। और ये एक सामाजिक संरचना, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड व्यवस्था थी। और इसी का विरोध 17वीं शताब्दी में, जैसा कि मैंने आपको कहा, 1970 के दशक में नारीवादियों का ये जो विरोध था वो निकला, उसका स्फोट हुआ। और पहले से जो मौजूद जितनी भी उपस्थित जो अध्ययन पद्धतियां थी या दृष्टिकोण थे, उनकी आलोचना का एक परंपरा शुरू हुई। 17वीं शताब्दी में एक और कार्टेशियन द्वैतवाद भी आता है इसमें, इस डिस्कशन में, खास करके जब नारीवादी डिस्कशन की बात की जाती है। तो रेन डेस्कार्ट्स थे, आप जानते हैं उनको, कार्टेशियन द्वैतवाद भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में रेन डेस्कार्ट्स ने दुनिया के अध्ययन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एक चेंज किया। वो क्या था? उन्होंने तर्क और मन के माध्यम से आसपास की दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया, ना कि भावनाओं और भावनाओं पर। यह कार्टेशियन द्वैतवाद था। इसको द्वैतवाद इसलिए कहा गया कि तर्क और मन, माइंड को, दोनों को उन्होंने दो चीजों की वास्तविकता को, दुनिया को समझने के केंद्र में रखा, ना कि भावनाओं को थोड़ा सा अलग रखा या उसमें तरजीह नहीं दी। यह कार्टेशियन द्वैतवाद मन और पदार्थ के पृथक्करण में विश्वास करता था। यानी माइंड और वस्तु, पदार्थ, मटेरियल के सेपरेशन की बात करता। तो वो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं हो सकती। कार्टेशियन द्वैतवाद पश्चिमी सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा बन गया था। जैसा कि पश्चिम में जब न्यूटोनियन फिजिक्स या विज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो वहां पर विषय वस्तु या जिसको कहा गया वस्तुनिष्ठता की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा माना गया कि कार्टेशियन द्वैतवाद जो था, खास करके अनुसंधान पद्धति के बारे में जो उसका दृष्टिकोण था, पारंपरिक समाजों में, कि महिलाएं बड़ी भावुक होती हैं, महिलाएं भावना के अनुरूप ही कार्य करती हैं, वो कठिन परिस्थितियों में नहीं रुक सकती हैं, वो टूट जाती हैं। ये तर्क जो दिया गया, वो तर्क कहीं ना कहीं जो कार्टेशियन द्वैतवाद था, उसी को एक ढाल बना करके दिया गया। क्योंकि रेन डेस्कार्ट्स ने भी ये बात कही थी कि भावना को अलग रखा जाना चाहिए, मन और तर्क अलग अलग काम करने चाहिए, भावना को तो उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और जो पुरुष है वो अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्मशास्त्र में अगर आप बात करेंगे, सनातन धर्म में, तो इंद्रजीत की बात की गई। तो इंद्रजीत का मतलब था अपने इंद्रियों को जीतने वाला, काबू करने वाला, उस पर कंट्रोल करने वाला। तो ऐसा प्रस्तुत किया गया कि जो पुरुष है वो ज्यादा कंट्रोल कर लेता है, वो अपने इमोशंस को रोक सकता है, और महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। इसलिए उनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई। कार्टेशियन द्वैतवाद का प्रभाव यह हुआ कि वैज्ञानिक जांच बाहरी अवलोकनीय योग्य दुनिया पर केंद्रित हो गई, मन यानी विचार और भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया। अब यहाँ पर वही विवाद फिर निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान दें कि जो विवाद प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण और वेबरवादी दृष्टिकोण में था, कि जो बाहरी दुनिया है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है,
जो वस्तु है, जो दृश्यमान है, अवलोकनीय है, ऑब्जर्वेबल एंटिटी है, उसी को ध्यान में रखा जाए। जो मन है, मन में क्या सोचता है कोई व्यक्ति, भावनाओं में क्या सोचता है, उसको कोई महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मूल मुक्तता को बनाए नहीं रख पाएगी किसी भी शोध में। तो यहाँ पर रेन डेस्कार्ट्स या कार्टेशियन द्वैतवाद की ये कुछ मान्यताएं थी। नारीवादी शोधकर्ताओं ने दावा किया कि महिलाओं का कार्टेशियन वर्गीकरण अनुचित और पक्षपातपूर्ण था। जो कार्टेशियन जो क्लासिफिकेशन था वो पक्षपातपूर्ण था। नारीवादियों ने कहा कि कारण स्वयं सामाजिक रूप से गठित था। यानी ये जो बात कही गई कि पुरुष जो है वो मन पर कंट्रोल ज्यादा करता है, इस बात के इस तर्क को नारीवादियों ने कहा दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, ये सामाजिक रूप से बनाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञान की वैधता और यहाँ तक कि पूछे गए शोध प्रश्न भी एंड्रोसेंट्रिक थे। यानी जो प्रश्न भी पूछे जाते थे वो भी पुरुष प्रधान, पुरुष केंद्रित होते थे। पूछे गए प्रश्न और विश्लेषण, सभी विश्लेषण की पुरुषवादी श्रेणियों का उपयोग करके किया गया था। इसको, इस प्रक्रिया को या इस बात को जिसको कहता था जीनोसेंट्रिक मेथोडोलॉजी कहा गया। जैगर थे 2008 में, उन्होंने इसको जीनोसेंट्रिक मेथोडोलॉजी कहा गया। जीनोसेंट्रिक का मतलब होता है केवल एक को प्रधान मानना, एक को प्रमुख मानना और दूसरे को नेग्लेक्ट करना। यहां पर एक बात समझने की जरूरत, जो नारीवादियों का यह तर्क है कि पुरुष को बताया गया कि वो मन पर कंट्रोल कर सकता है, पुरुष भावनाओं से दूर रह सकता है, भावनाओं पर काबू पा सकता है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड था। अब जब ये सोशली कंस्ट्रक्टेड कल्चरल कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो बात आती है कि जो जिसको लिंग, जिसको हम जब दो टर्म यूज किए जाते हैं, नारीवाद की जब बात होती है, नारियों के सशक्तिकरण की जब बात होती है, वीमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है, तो उसमें एक टर्म आता है सेक्स और दूसरा आता है जेंडर। तो सेक्स और जेंडर के बीच में एक अंतर है, उस अंतर को समझना जरूरी है। यहां पर नारीवादी दृष्टिकोण उसी पर जोर देता है। सेक्स एक जैविकीय या उसको कहेंगे कि फिजिकल डिफरेंशिएशन का आधार है, यानी लिंग के आधार पर विभाजन, ये पुरुष है, ये महिला है, ये ट्रांससेक्सुअल है, ये अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन जो जेंडर बात आती है वो इस बात पर, यानी कि वो इस बात पर आधारित नहीं है कि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, नहीं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि महिलाएं भावनात्मक हैं, महिलाएं तो घर के अंदर होनी चाहिए, महिलाएं तो घर का काम करनी चाहिए, बच्चों का लालन पालन महिलाएं बहुत अच्छा कर लेती हैं, इसलिए उनको वही काम ही करना चाहिए। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है और इसी को कहा गया जेंडर। तो जब हम बात करते हैं लैंगिक विभेद की, तो वहां पर जेंडर आ जाता है। तो सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है, और जेंडर से नारीवादियों को तकलीफ थी या उनको उसका विरोध था कि जेंडर गलत है, सेक्स से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर जो रेन डेस्कार्ट्स या कार्टेशियन द्वैतवाद की आलोचना करती हैं, वो इसके आधार पर करती हैं। ये सारे मिथ बनाए गए कि पुरुष ज्यादा बलशाली है, पुरुष ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, पुरुष तो सारे काम कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में वो टिका रह सकता है, ये सारा सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये जेंडर बायसनेस है, ये लैंगिक विभेद का एक आधार है, एक जस्टिफिकेशन, जिसको जैगर ने 2008 में एक टर्म से संबोधित किया, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा गया जीनोसेंट्रिक मेथोडोलॉजी। ऐसा मेथड जो एक की प्रधानता की तो बात करता है, दूसरे के की प्रधानता को, दूसरे के अस्तित्व को नकारता है, एकदम नकारता है। इसी में हार्डिंग और स्मिथ जैसे सिद्धांतकारों ने सामाजिक विज्ञान में पुरुषवादी पूर्वाग्रह की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुसंधान का ध्यान भावनाओं के विपरीत कारण और तर्क संगतता की पश्चिमी श्रेणियों पर रहा है। भावनाओं के विपरीत कारण और तर्क संगतता, जिसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड रैशनैलिटी की बात करते हैं, वो पश्चिमी श्रेणियों पर रहा है। कामकाज के आधिकारिक सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना और अनौपचारिक प्रणालियों पर ध्यान न केंद्रित करना सामाजिक विज्ञान में पुरुषवादी पूर्वाग्रह का संकेत देता है।
यानी पुरुष जो नारीवादी दृष्टिकोण के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो 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 फॉर्मल कामकाज की आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से जो तरीके हैं वो उन पर तो बहुत ध्यान दिया गया कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ये काम पुरुष करेंगे, ये काम महिलाएं करेंगी। तो सार्वजनिक रूप से, औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से जो ये प्रणालियां जो स्थापित थी इन पर तो जोर दिया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन जो अनौपचारिक प्रणालियां थी उन पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया, खास करके समाज विज्ञान में। और ये क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पुरुषवादी पूर्वाग्रह की वजह से, क्योंकि पुरुषवादी पूर्वाग्रह था, इसलिए अनौपचारिक प्रणालियां जो मौजूद थी पुरुष के अलावा उन पर ध्यान नहीं दिया गया। सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक विज्ञान में भी नहीं ध्यान दिया गया। तो ऐसा नारीवादियों का मानना था। नारीवादी अनुसंधान पद्धति ने यह समझ विकसित की कि महिलाओं को पुरुष श्रेणियों के माध्यम से समझना कठिन है। श्रेणियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो कैटेगरीज बनाई गई कि महिला पुरुष की बात की गई, तो महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करके पुरुषों के साथ जोड़ के ही देखा गया कि हर जगह लिंग लैंगिक आधार तो हर जगह हर एस्पेक्ट में है समाज के। इसका भी विरोध उन्होंने किया। स्मिथ जैसी नारीवादियों ने यह तर्क दिया कि समाजशास्त्र अनचिंत्य था और महिलाओं को पुरुषों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता था। जो शासक वर्ग थे, जो डोमिनेंट थे, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का जो नेतृत्व होता है, जिसको कहा जाए महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उनकी जो भागीदारी होती है, वो पुरुषों के दृष्टिकोण से होती है। इसीलिए आप अगर ध्यान दें तो हर जगह रिचुअल्स में और तमाम संस्कारों में, तमाम जगह पर यह माना जाता है और उसका रिफ्लेक्शन भी हमको दिखता है। ये इसी का परिणाम है कि आज हमारे ग्राम पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। हमारे संविधान में आर्टिकल जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था है, हमारा जो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिला प्रधान चुन के आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है, महिलाओं को तो केवल दिखाने के लिए औपचारिक रूप से प्रधान तो बना दिया जाता है, लेकिन पुरुषों के साथ ही उनको रिप्रेजेंट, यानी उनका अलग से रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, पुरुष ही उनको रिप्रेजेंट करता है। तो पंचायत, ग्राम पंचायतों में अगर आप देखेंगे तो इसी का रिफ्लेक्शन मिलता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुरुषों के द्वारा होता है, उनको अलग से रिप्रेजेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई बात की जाती है। इसी बात का विरोध नारीवादी दृष्टिकोण जो है अनुसंधान का, वो करता है। अनुसंधान के विवेकीकरण से तात्पर्य यह है कि शोधकर्ता एक विवेक विकसित करता है। फोकस सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न और अधीनता की शोध और समझ पर ही नहीं, बल्कि चुनौती पर भी होना चाहिए। फिर बात आई कि अगर महिलाओं को शामिल किया गया अध्ययन में, तो क्या किया गया, महिलाओं के साथ जो समस्याएं थी उन पर अध्ययन तो शुरू हुए कि उनका पीड़न होता है, उनकी अधीनता की बात की जाती है। पर केवल बात यहां तक नहीं थी कि विषय वस्तु के रूप में शामिल करना महिलाओं को, बल्कि जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उन पर भी बात करना जरूरी है। नारीवादी पद्धति की शुरुआत महिलाओं की रोजमर्रा की दुनिया से होनी चाहिए, ऐसा मानना था नारीवादी दृष्टिकोण का। महिलाओं की रोजमर्रा की दुनिया को समस्याग्रस्त रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि दिए गए रूप में। उन लोगों का दृष्टिकोण जो शासक वर्ग थे, यानी जो डोमिनेंट थे, उनके दृष्टिकोण से ना लेकर के जो सामाजिक रूप से परिष्कृत जो दृष्टिकोण था महिला के बारे में, उसको ना देख करके, बल्कि उनकी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, समस्याएं जो फेस करती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। फिर बात आती है, नारीवादी शोधकर्ताओं ने शोध के पारंपरिक तरीकों के उपयोग के खिलाफ तर्क दिया। जो ट्रेडिशनल मेथड थे, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड थे, प्रत्यक्षवादी हो, वेबरवादी हो, कार्टेशियन हो, इन सारे को उन्होंने परंपरावादी तरीका बताया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे शोधकर्ता और शोध विषय के बीच में एक पदानुक्रम पैदा होता है, एक हायरार्की पैदा होती है। जब शोध और शोधकर्ता के बीच में, शोध विषय और शोधकर्ता के बीच में एक पदानुक्रम आ जाएगा, एक हायरार्की आ जाएगी, तो वो सही नहीं माना जाता। अनुसंधान करने में व्यवहारिक कठिनाई, जिसमें विषय को एक वस्तु के रूप में माना जाता है,
भी गलत प्रकार के ज्ञान के उत्पादन की ओर ले जाता है। नारीवादियों का मानना था कि विषय को एक वस्तु के समान ट्रीट करना, जैसा कि अगर आपने प्रत्यक्षवादी समर्थक जो इमाइल दरखाइम है, उनकी बात अगर आप करते हैं तो उन्होंने सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत दिया। तो सामाजिक तथ्य को जो व्याख्यायित उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य वो होते हैं जो जिनमें सामान्यता होती है, जिसमें एक एक्सटीरियरिटी होती है, बाह्यता होती है, और एक कंस्ट्रेंट होता है, एक बाधा भी होती है। तो उसको देखा जाए तो उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान माना जाना चाहिए, यानी वस्तु के रूप में विषय वस्तु वस्तु होनी चाहिए। लेकिन समाज विज्ञान में विषय वस्तु वस्तु के समान को ट्रीट करना उतना आसान नहीं है। नारीवादियों ने इसी बात को, जो गलत ज्ञान के उत्पादन की शुरुआत होगी, इसी पर उन्होंने इसकी आलोचना की। नारीवादियों ने घटनात्मक या उसको प्रघटना शास्त्र, नृविज्ञान और अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इसके कंट्रेरी कि प्रत्यक्षवादी पद्धति या वस्तु के रूप में विषय का चुनाव करने की बजाय जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल थियरीज हैं, जिनको सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण है, उनको खास करके प्रघटना शास्त्र, नृविज्ञान जिसको एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं, और अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण जिसको कहते हैं इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, के आधार पर के द्वारा महिलाओं के अनुभवों को समझना चाहिए। उन्होंने मात्रात्मक पद्धति के विपरीत गुणात्मक पद्धति के उपयोग की वकालत की थी। अब ये जो पद्धतियां थी, जिसको माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कहते हैं, ये इनका जो मूल जोर था वो क्या था? प्रत्यक्षवादी पद्धति के इतर सामाजिक घटनाओं को उनके लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन के हिसाब से, to study the day-to-day life of the people on the basis of their activities। तो नारीवादियों ने भी प्रघटना शास्त्र, नृविज्ञान और अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण को समर्थन किया, प्रस्ताव रखा और कहा नारीवादियों का अध्ययन उसी तरह के, उसी पर्सपेक्टिव में करने की जरूरत है। इनका फोकस समाज की संरचना पर नहीं बल्कि प्रक्रियाओं पर होना चाहिए। ये जितनी पद्धतियों की बात हमने अभी किया, नारीवादियों ने जिस पर जोर दिया, उनका मानना था कि समाज जो व्यवस्था बनी हुई है, समाज एक बनी व्यवस्था है, लेकिन ये गलत दृष्टिकोण है। समाज कोई व्यवस्था नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक निर्माण की एक प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पर जोर ना दे करके प्रोसेस पर जोर देना जरूरी है, कि लोग समाज का निर्माण, नियमों कानूनों का निर्माण किस तरह से करते हैं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं, उसको समझने की जरूरत है। समाज में लैंगिक विभेद क्यों होता है, कैसे जन्म लेता है, इन प्रक्रियाओं को समझना ज्यादा जरूरी है, बल्कि बजाय इसके कि नारी तो दोयम दर्जे का स्थान है समाज में उसका। ऐसा नारीवादियों का मानना था। अब बात आती है कि अवधारणा को क्षेत्र के भीतर ही उत्पन्न किया जाना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी एजम्पशन है, वो क्षेत्र के भीतर ही उत्पन्न किया जाना चाहिए, पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए, प्री डिटरमिन्ड नहीं हो, यानी प्रीवियसली डिसाइडेड ना हो कि नहीं पहले से ये चीज है, इसी के आगे ये चीज को बढ़ाई जाए, नहीं। वो स्वतंत्र रूप से उसका निर्धारण विषय वस्तु के अंतर्गत करना चाहिए। इससे शोधार्थी को आवाज भी मिलेगी, यानी उसकी बात को जोर भी मिलेगा, शोधार्थी की बात को महत्व मिलेगा। शोधकर्ताओं को रोजमर्रा की दुनिया के अपने अनुभवों से निर्माण करना चाहिए, यानी शोधकर्ताओं को भी अपने डे टू डे लाइफ, मंडेन लाइफ से, दुनिया के एक्सपीरियंसेस यानी लोगों के अनुभवों से अपने दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए कि लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, लोग किन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, लोग किन नियमों का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं, इसका उपयोग करना चाहिए और फिर दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। उपयोग की जाने वाली पद्धति निगमनात्मक के बजाय अनुभवात्मक और प्रेरणावादी होनी चाहिए। नारीवादियों का यह भी मानना था कि जो पद्धति होनी चाहिए शोध की, सामाजिक शोध की, वो निगमनात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी पहले से जो थियरी मौजूद है, सिद्धांत मौजूद है, उसके आधार पर उसको किसी पर लागू करने की बजाय अनुभवात्मक, एम्पिरिकल
हम जो देखेंगे, जो आज क्या स्थिति है, उसके माध्यम से हम अनुसंधान करेंगे, करना चाहिए उसको। ऐसा नारीवादी दृष्टिकोण का मानना था। अब यहाँ पर एक पक्ष निकल के आता है कि नारीवादी दृष्टिकोण भी विविध प्रकार का रहा है। केवल एक एक तरह का विचार नारीवादी दृष्टिकोण में नहीं मिलता था, बल्कि विभिन्नता थी इसमें भी। नारीवादियों का एक ग्रुप था जो जिसको कहा गया इंपिरिकल अप्रोच, फेमिनिस्ट इंपिरिकल अप्रोच। नारीवादियों का अनुभववादी दृष्टिकोण या उपागम, नारीवादियों का अनुभववादी उपागम। नारी, जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें कहा आपसे कि अनुभववादी पद्धति के इस्तेमाल पर जोर देने की बात करती है नारीवादी दृष्टिकोण। तो वो अनुभववादी दृष्टिकोण क्या है नारीवादियों का, उसको समझना जरूरी है। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में एंड्रोसेंट्रिक दृष्टिकोण के उपयोग के खिलाफ आलोचनाओं का जवाब देने का प्रयास किया गया था, जैसा कि हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है। 1960 और 1970 के दशक में महिलाओं के द्वारा मुक्ति आंदोलन को देखा गया। नारीवादी सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि महिलाओं के दृष्टिकोण से शोध करने की आवश्यकता है, यानी महिलाओं के दृष्टिकोण को शोध में शामिल करने की जरूरत है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अनुसंधान के लिए जगह बनाना, जागरूकता बढ़ाना था। पश्चिमी नारीवादी विद्वानों ने इतिहास, साहित्य, दर्शन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के अपने अध्ययन में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर दिया था। अगर 1970s की बात करते हैं तो सिमोन दी बोआ ने एक बुक लिखी, द सेकंड सेक्स, और भी तमाम लिटरेचर में, साहित्य में और सामाजिक विज्ञान के तमाम उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाओं ने अध्ययन शुरू किया, महिलाओं ने साहित्य लेखन का कार्य किया, इतिहास लेखन का कार्य किया, दर्शन में अपना योगदान दिया। तो पश्चिमी समाज से ऐसा माना जाता है कि नारीवादी दृष्टिकोण नारियों को साहित्य में, एकेडमिक्स में और शोध में स्थान मिलना प्रारंभ हुआ। नारीवादी अनुसंधान पद्धति का तात्पर्य महिलाओं को अध्ययन के विषय वस्तु बनाना नहीं था कि महिलाओं को केवल विषय वस्तु बना लिया जाए तो नारीवादी अध्ययन पद्धति सफल हो जाएगी। नहीं, उन्होंने शोध में महिलाओं को शामिल करने का तर्क दिया। हालांकि उनका यह भी कहना था कि महिलाओं का अध्ययन मौजूदा शोध के मानदंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुनिष्ठता और प्रत्यक्षवादियों की पद्धतियों का पालन किया जाता रहा। यानी ऐसा उनका मानना था कि बिना वैज्ञानिकता से समझौता किए, बिना वस्तुनिष्ठता से समझौता किए नारियों को शोध में स्थान दिया जाए। नारीवादी अनुभववादियों ने महिलाओं को अनुसंधान में लाया, और लेकिन उन्होंने मौजूदा पद्धतियों से कोई कंप्रोमाइज या समझौता करने की बात नहीं की। ठीक है ना। तो जो नारीवादी अनुभववादी जो दृष्टिकोण है वो इस तरह से मिलता है। दूसरी बात आती है जो एक दृष्टिकोण नारीवादियों का एक और है, जिसको जैसे हम विभिन्नता की बात करते हैं तो एक है फेमिनिस्ट एसेंशियलिज्म, नारीवादी अनिवार्यतावादी एक दृष्टिकोण भी है महिलाओं का या नारियों का। पुरुषों और जो क्या करता है उसका उसका उसकी अपनी विचारधारा क्या है, उसके विषय क्या है अपने। पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को न पहचानने के लिए नारीवादी अनुभववादियों की आलोचना की गई। अब यहाँ पर इस फेमिनिस्ट एसेंशियलिज्म ने जो इंपिरिकल, जिसको कहते हैं इंपिरिकल फेमिनिज्म है शोध में, उसकी आलोचना की। क्यों आलोचना की? क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो अंतर को न पहचानने के लिए नारीवादी अनुभववादियों की आलोचना की। पहले से ही किए जा रहे शोध के मिश्रण में महिलाओं को शामिल करने के लिए उनकी आलोचना की गई। आलोचकों का तर्क था कि अनुसंधान के लिए महिलाओं और पुरुषों के नारीवादी परिप्रेक्ष्य अलग अलग थे। हालांकि नारीवादी शोधकर्ताओं ने मानवतावादी दृष्टिकोण का पालन किया। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य का अध्ययन, पुरुषों का अध्ययन केवल मनुष्य का अध्ययन नहीं था, बल्कि मानव जाति का अध्ययन माना गया। यानी वो पुरुषों का अध्ययन केवल पुरुषों का अध्ययन नहीं था, लेकिन वो मानव जाति का अध्ययन माना गया। उसी तरह से नारियों के भी अध्ययन को मानव जाति का अध्ययन माना जाना चाहिए। नारी जाति के लिए नारी का अध्ययन आवश्यक था। उन्होंने आदर्श पुरुष के स्थान पर आदर्श महिला को स्थापित करने का प्रयास किया। अब एक चीज, एक नारीवादियों का एक धड़ा, जिसको कह सकते हैं एक फ्रैक्शन ये भी है, जिसको कहते हैं हम एक टर्म यूज किया जाता है
अतिवादी नारीवादी दृष्टिकोण। तो अतिवादी नारीवादी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं पुरुष और महिला के बीच में समानता लाने की बजाय पुरुष और महिला के बीच में बहुत बड़ा अंतर करने का, खाई लाने का काम करती है। वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। वो इसीलिए ये बात कही गई कि नारी जाति के लिए नारी का अध्ययन आवश्यक तो है। उन्होंने आदर्श पुरुष के स्थान पर आदर्श महिला को स्थापित करने का प्रयास किया। पुरुष को नकार करके महिला को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ऐसा मानना था कि जो हमारा जो 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 फेमिनिस्ट एम्पिरिकल जो धारा वो मानता था, अनुभववादी धारा नारीवादी का। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत निकल के आती है। अतिवादी नारीवादी दृष्टिकोण ठीक नहीं है, क्योंकि किसी का विरोध करना किसी दृष्टिकोण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण ने घोषणा की कि महिलाएं पुरुषों के सभी कार्य कर सकती हैं, लेकिन उससे आगे भी बढ़ सकती हैं। यहाँ पर बात यही नहीं कि पुरुष जो काम नहीं कर सकते महिलाएं नहीं कर सकती। शोध में महिलाओं को हाशिए से केंद्र में स्थानांतरित करने की जरूरत हुई। यह प्रयास महिलाओं के दृष्टिकोण से मानविकी का पुनर्निर्माण करना था। ये जो प्रयास हुआ कि महिलाओं को शोध के हाशिए पर जो पहले से रह रही थी उनको जब केंद्र में ला करके स्थानांतरित करके ये क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी जो विज्ञान है, मानव शास्त्र है, उसमें उसका पुनर्निर्माण करना होगा। ठीक है ना, इस तरह से पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अब बात आती है फेमिनिस्ट ये दृष्टिकोण। अब एक स्टैंड पॉइंट थियरिस्ट आते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मतलब था, जिसको कहा जाता था कि स्टैंड पॉइंट थियरिस्ट। दृष्टिकोण सिद्धांतकार का तर्क था कि शोधकर्ता के सामाजिक स्थान को स्वीकार किए बिना उसका जो सोशल एक प्लेस है शोधकर्ता का, रिसर्चर का, कोई ज्ञान सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और उसको सार्वभौमिक रूप से प्रस्तुत करना गलत भी होता है। इसी को कहा गया शोधकर्ता की सिचुएटेडनेस ऑफ रिसर्चर, यानी स्थित प्रज्ञता महत्वपूर्ण है। यानी वो शोधकर्ता कहाँ है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका ये सिचुएटेडनेस भी इंपॉर्टेंट है स्टैंड पॉइंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग। सामाजिक विज्ञानों की मूल तटस्थता पक्षपातपूर्ण और विषम थी। विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक ढांचे को आवश्यक रूप से शोधकर्ता के सामाजिक स्थानों को ध्यान में रखना चाहिए और शोध किया जाना चाहिए। ये मानक ढांचे सार्वभौमिक नहीं है और आवश्यक रूप से भिन्न होंगे। उनका यह भी तर्क है कि जिस ज्ञान को सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह हमेशा सत्ता की स्थिति से उत्पन्न होता है। जिसको हम यूनिवर्सलाइज रूल्स और नियमों की बात करते हैं, सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो सत्ता के द्वारा व्युत्पन्न होता है, सत्ता के प्रभाव से उत्पन्न हुआ होता है। ऐसा जो स्टैंड पॉइंट थ्योरी का मानना था। लिंगी प्रतिसत्तात्मकता दृष्टिकोण पुरुषों और महिलाओं के बीच में भौतिक संबंधों की संरचना करती है। महिलाओं की स्थिति महिलाओं को एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे वह यथास्थिति की आलोचना करने में सक्षम होती है। महिलाओं की स्थितिजन्य स्थिति उन्हें स्वाभाविक रूप से समानता के लिए संघर्ष करने की शक्ति देती है। इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण आवश्यक है। वह नारीवादी दृष्टिकोण के लिए तर्क देती हैं, न कि महिलाओं के लिए केवल एक दृष्टिकोण की बात करती हैं। इस प्रकार नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धांतकार ज्ञान और शक्ति के बीच संबंधों की खोज करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसे ज्ञान माना जाता है वह सत्ता के समीकरणों पर निर्भर है। यह सत्ता में बैठे लोगों की आवाज है जो सुनी जाती है। यह शोधकर्ता और शोध के बीच के संबंधों को भी समस्याग्रस्त बनाता है। दृष्टिकोण सिद्धांतकारों का मानना है कि महिलाओं के अनुभवों को समझना उनकी वास्तविकता को समझने के लिए मौलिक है। नारीवादी शोधकर्ता एक और विज्ञान और तर्क के मूल्यों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर वह जानते हैं कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्थित होता है। सत्य हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्थित होता है। दृष्टिकोण सिद्धांतकारों का तर्क है कि अनुसंधान सभी दृष्टिकोणों से होना चाहिए। उनका तर्क है श्वेत विषम लैंगिक उच्च मध्यम वर्ग के शोधकर्ता का दृष्टिकोण बेहद विषम है। वे हाशिए पर मौजूद लोगों के दृष्टिकोण पर शोध करने का तर्क देते हैं। यानी इस तरह समझ सकते हैं कि नारियों को स्टडी करने का, नारियों को शामिल करने का शोध में मतलब ये नहीं है कि जो अलग अलग सिचुएटेडनेस है लोगों की, चाहे वो काले रंग वाले हों, चाहे वो श्वेत रंग वर्णी हो, इन सबको अलग अलग उनकी स्थिति के अनुसार समझने की जरूरत है। और उसको पितृसत्तात्मकता
की दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। तो नारी जो जो स्टैंड पॉइंट थियरिस्ट हैं वो सिचुएटेडनेस की बात करते हैं, जो जिसकी जैसी परिस्थिति में शोध करता है उसके उस हिसाब से अध्ययन किया जाना चाहिए। अब बात आती है, एक और दृष्टिकोण आता है जिसको हम कहते हैं उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण। उत्तर आधुनिकतावादी जो तर्कसंगतता है, निष्पक्षता है और मूल तटस्थता की ज्ञान मीमांसाई धारणाओं पर केंद्रित करने के आधार पर 1980 के दशक से नारीवादी ज्ञान उत्पादन की आलोचना करते हैं। यानी कि जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो नारीवादी दृष्टिकोण की तो आलोचना करते करते हैं, साथ ही साथ वो जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण थे उनकी भी आलोचना उन्होंने की, जिसमें खास करके उनका तर्क है कि शोध कभी भी पूर्वाग्रह मुक्त नहीं होता है। डेरिडा, फोकॉल्ट द्वारा विकसित उत्तर आधुनिक विचार का नारीवादी पद्धति पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। उनका तर्क है कि नारीवादी सोच के तरीके दुनिया के बारे में सोचने के तरीकों में से एक ही तरीका। उत्तर आधुनिकतावाद के बाद नारीवादी विचार ने महिलाओं या नारीवाद की एक एकीकृत अवधारणा को चुनौती दी। या मार्टिन हैमर्सले जैसे आलोचकों के लिए भी एक जवाब था, जिन्होंने नारीवादी शोध की सकारात्मक आलोचना की पेशकश की थी। उनका मानना है कि महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान अनुसंधान और सिद्धांत निर्माण से दूर ले जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवादी विचार का तर्क है कि इसका मतलब यह नहीं है कि जो शोध अराजनीतिक है वह राजनीतिक नहीं है। उनका तर्क है कि सभी शोध राजनीतिक और सामाजिक रूप से निवेशित है। ज्ञान मीमांसा का विकास सामाजिक और राजनीतिक रूप से निर्धारित होता है। राम जॉन नोगल और जेनेट हायलैंड ने यह तर्क दिया कि उत्तर आधुनिक नारीवादी विचार को उन सीमाओं को पहचानने की भी आवश्यकता है जो हमारा भौतिक अस्तित्व लिंग के प्रदर्शन पर निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक काली गरीब महिला एक गोरी अमीर महिला की भूमिका नहीं निभा सकती है। भौतिक वास्तविकता के लिए नारीवादी परिप्रेक्ष्य अनुसंधान हमारी पसंद और संसाधनों तक पहुंच को बाधित करता है। नारीवादी विचार को यह पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे अस्तित्व पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाएं हैं, चाहे वह ट्रांससेक्सुअल हो, समलैंगिक हो या महिला पुरुष या इंटरसेक्स हो, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है वो नारीवादियों पर भी उसका असर पड़ा है, चूंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच ने नारीवादी दृष्टिकोण की कुछ कमियों की आलोचना की थी और उसको उन्होंने अपनाया भी था। तो उसमें खास करके बात है कि वास्तविकता अलग अलग होती है, वास्तविकता मल्टीपल होती है, रियलिटी मल्टीपल होती है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ही देखने की जरूरत है। एक कॉन्टेक्स्ट बना करके, एक पैरामीटर बना करके हम सामाजिक वास्तविकता का अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है खास करके सामाजिक अनुसंधान में एक ऐसा विस्तृत एक दृष्टिकोण है जो विविधतापूर्ण है अपने आप में, एक तरह का दृष्टिकोण नहीं था। उसी में मैंने आपको बताया कि नारीवादी अनिवार्यतावादी दृष्टिकोण है, उसमें अनुभववादी नारीवादी दृष्टिकोण है, उसमें उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी दृष्टिकोण भी बाद में निकल के आया। तो इस तरह से नारीवाद का कोई एक संस्करण नहीं है, बल्कि नारीवाद की दृष्टिकोण सिद्धांतकार के तर्क के अनुसार लिंग आधारित जीवन की समझ महिलाओं की समझ के साथ शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बाद की बात है, महिलाओं के अध्ययन की बात महिलाओं, ये बहुत प्रारंभिक काल से ही शुरू होती है। नारीवादी शोध विषय विविध लिंग आधारित जीवन की खोज और दस्तावेजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तो नारीवादी दृष्टिकोण एक एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव दृष्टिकोण की बात करता है, नारियों को और समाज के हर पक्ष को शामिल करने की बात करता है, ना कि किसी पक्ष विशेष, किसी लिंग विशेष को अलग रख करके समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने की बात करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान पद्धति को और परिष्कृत करने की जरूरत है। और नारीवादी दृष्टिकोण का मानना था कि पारंपरिक समाज की भांति नहीं बल्कि आधुनिक समाज में नारियों और अन्य पक्षों को भी शामिल करना चाहिए, उनके अध्ययन को महत्व देना चाहिए। इस तरह से आज के इस विषय के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के संबंध में आज के लिए इतना काफी है। आगे फिर आपसे चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।